Good morning, everyone. Welcome back. So today I am going to take chapter 2 supply under GST. जब हम लोग चैप्टर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोग बोला था कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। ये टैक्सेबल इवेंट होता क्या है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट विच ट्रिगर्स एनी पर्टिकुलर टैक्स लॉ प्रोविजंस। Taxable event is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम। सो इफ यू हैव इनकम देन इनकम टैक्स प्रोविजंस बिकम एप्लीकेबल। नो इनकम, नो इनकम टैक्स, करेक्ट। उसी तरह जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सो वेदर दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली यस। क्यों? कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सप्लाई है कि नहीं है। इफ इट इज सप्लाई, सब्जेक्ट टू जीएसटी। नो सप्लाई, नो जीएसटी, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, सेक्शन 7 of CGST Act 2017, scope of supply. Along with section 7, we are going to cover schedule 1, activities to be treated as supply even if made without consideration. Schedule 2, activities or transactions to be treated as supply of goods or services. Schedule 3, activities or transactions which shall be treated neither supply of goods nor as supply of services. Finally, Section 8 of CGST Act 2017, tax liability on composite and mixed supply. Before we jump to Section 7 of CGST Act 2017, let's first compare taxable event of GST with previous indirect tax regime taxable event. तो जीएसटी के पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे? जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वीएटी, सीएसटी, एंट्री टैक्स लाइक एलबीटी और ऑक्ट्रॉय। एक्साइज ड्यूटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। What was the taxable event in excise duty? In fact, it is still there, but for you people, it is out of syllabus. So, manufacturing of goods. So, if there was a manufacturing, then only excise duty was leviable. Service tax, provision of services. VAT on sale of goods interstate. In case of interstate, CST used to be levied. अब जो हम लोग ऑक्ट्रॉय की बात करते हैं या लोकल बॉडी टैक्स की, उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या था? एंट्री इन द म्युनिसिपैलिटी एरिया। तो अगर कोई गुड्स एंट्री करता था म्युनिसिपैलिटी एरिया में, इट वाज सब्जेक्ट टू ऑक्ट्रॉय और लोकल बॉडी टैक्स। तो अगर अपन बात करें इन सब जो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम थे, सब में अलग अलग टैक्सेबल इवेंट था और ये सब टैक्सेज जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गए। तो अभी आपको एक ऐसा टैक्सेबल इवेंट फाइनलाइज करना था जो इन सब के जो अलग अलग टैक्सेबल इवेंट है, इट कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज टैक्सेबल इवेंट। तो गवर्नमेंट ने इसलिए काफी ब्रॉड टर्म चूज किया, वो है सप्लाई। सप्लाई इज ब्रॉड एनफ to take care of all such taxable events like manufacturing, provision of services, sale of goods interstate, entry of goods in particular municipality area. So it take care of all such different type of taxable event. And remember, supply is very broad term. Sell when risk is transferred, title is transferred. But supply without even risk or title are transferred, it can be termed as supply. So supply is broad enough compared to provision of services or compared to manufacturing of goods or compared to sale of goods.
ओके तो चलिए लेट स्टार्ट सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई डिस्कशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, so this is inclusive provision. Remember we discussed at the time of business definition what I said to you people. Inclusive definition or inclusive provision means what? Means these are not exhaustive list, these are not exhaustive list. तो इसके अलावा भी कुछ आता है और उसका नेचर सप्लाई के रूप में होगा, देन इट इज गोइंग टू बी कवर्ड। ओके सो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 से फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मतलब CGST एक्ट, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी आर रीडिंग CGST एक्ट, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स इंक्लूसिव प्रोविजन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, all forms of supply of goods or services or both such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। सबसे पहले हम लोग जो क्लोज ए को समझने के पहले क्या करेंगे, जो इसमें टर्म्स यूज किए गए जैसे गुड्स या सर्विसेज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, इसके अलावा कंसीडरेशन, पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पहले इनको समझते। तो गुड्स की डेफिनेशन हमने समझ ली थी, रिमेंबर क्लोज 52 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 वी डिस्कस इन डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ऐसे सर्विसेज की डेफिनेशन भी हमने क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 में समझ ली थी डिटेल के अंदर। इनफैक्ट वी आल्सो कंपेयर्ड गुड्स डेफिनेशन विद सर्विसेज। उसके बाद जो इन्होंने जो टर्म यूज किया है वो है ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ठीक है, ये हम लोग अभी समझेंगे बाद में। इसके अलावा कंसीडरेशन, रिमेंबर कंसीडरेशन वी डिस्कस इंड्यूसमेंट, फॉरबियरेंस, तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। पर्सन की डेफिनेशन में तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, ओके, तो ये भी डिस्कशन हो गया था। देन बिजनेस, दिस आल्सो वी डिस्कस इन डिटेल। तो ये सब डेफिनेशंस हम लोग ने कवर कर ली थी चैप्टर 1 में। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने पहले डेफिनेशन क्यों कवर की। अगर अभी मैं एक एक ये डेफिनेशन वापस लेता, आपको समझाता, तो 1 घंटे तो केवल डेफिनेशन में लग जाते। फिर मेरे को सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल भी कवर करना है, इनकी भी डेफिनेशन। तो फिर क्या होगा, हमारा फोकस सेक्शन 7 के ऊपर नहीं रह के केवल डेफिनेशंस के ऊपर रह जाएगा। So now you people already understood the definition. So now we need to discuss on provision. But before that, in section 7, subsection 1, clause A, 8 types of transaction you can say are covered. Correct? Sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal. तो पहले इनको समझते. Then we are going to discuss in detail क्लोज ए। ओके, तो चलिए जंप करते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। सेल्स ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर अपॉन वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बाइंग लैपटॉप, टाइटल ट्रांसफर होता है, करेक्ट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स। रिमेंबर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो इफ टाइटल इज ट्रांसफर देन इट इज सेल, correct? So sell, you buy provisions, you buy laptop, mobile, so you buy for shopkeeper, it is sales. Transfer is basically like head office transferring the goods to branch, or branch is transferring goods to the another branch, or factory transferring goods to branch। तो इसके अंदर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी एक ही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर।
सेल्स के अंदर क्या होता है, टाइटल इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, बट इन ट्रांसफर देयर इज नो टाइटल ट्रांसफर. ओके, so any transfer of goods or right in goods or undivided share in goods without transfer of title, remember, without transfer of title. So if title is transferred, then it is sales. If title is not transferred, then it is transfer. Like head office send the goods to its branch, it may be noticed that title is not transferred by head office. Barter, exchanging one commodity or services with another commodity or services. मैं एक सैलून के अंदर जाता हूँ. अभी तो कोरोना वायरस के अंदर सैलून वालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो मैं सैलून के अंदर जाता हूँ और ऑब्वियसली कटिंग है सबके लिए. तो बंदा मेरे को पूछता है, जो सैलून वाला है वो मेरे को पूछता है, सर मेरे को लोन चाहिए. अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिमांड में इंक्रीज हो गया, अब जो चाहे हम लोग रेट ले सकते हैं. तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं मैं एक दुकान और खोल लूँ. तो मैं बोलता हूँ हाँ मिल जाएगा ना, ऐसे भी गवर्नमेंट भी तुम लोग को प्रमोट कर रही है. तो वो बोलता है लेकिन सर मेरे पास रिटर्न, मतलब जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न है वो सब मैंने कभी फाइल नहीं किया, तो रिटर्न की कॉपी ये सब मेरे पास नहीं है. तो बोलता कोई बात नहीं, हो जाएगा. तो सर आप फाइल कर दोगे क्या, बैंक वाला 3 साल का रिटर्न मांग रहा है. मतलब हाँ ठीक है फाइल कर दूंगा, लेकिन सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, सैलून वाला मेरे को बोलता है. मैं उसको बोलता हूँ कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तुम्हें कटिंग या जो भी मैं दूसरी सर्विसेज लेता हूँ उसके पैसे मत ले, उसके बदले में मैं तेरा रिटर्न फ्री में फाइल कर दूंगा. सो दिस इज व्हाट बार्टर. आई हैव गिवन हिम सर्विसेज of income tax return filing, and he has provided me services related to hair cutting or any other salon services. barter, barter के अंदर मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं और उससे सर्विस ले रहा हूं. पुराने जमाने में क्या होता था, जब करेंसी नहीं थी तो लोग, मान लीजिए किसी किसान के पास गेहूं है, दूसरे के पास और कुछ है, तो वो किसान गेहूं देता था और बदले में दूसरी चीज लेता था. करेक्ट, देयर वाज नो मनी सिस्टम. तो ये क्या कहलाता है, बार्टर. एक्सचेंज, एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली जो गुड्स या सर्विसेज है वो तो एक्सचेंज कर ही रहे हो, इसके अलावा मनी ट्रांजेक्शन भी है. तो आजकल तो एक्सचेंज का जमाना है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पुराना मोबाइल दो नया मोबाइल लो, पुरानी वॉशिंग मशीन दो नई वॉशिंग मशीन लो. तो आप जब पुरानी वॉशिंग मशीन दोगे या पुराना मोबाइल दोगे, जब आप नया मोबाइल लोगे तो आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे. पुराना मोबाइल की वैल्यू मान लीजिए 4,000 है, आप जो नया मोबाइल ले रहे हो उसकी वैल्यू 10,000 है. सो यू नीड टू पे द डिफरेंस अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज. सो दिस इज एक्सचेंज. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज? इन बार्टर देयर इज नो मनी एक्सचेंज, बट इन एक्सचेंज मनी इज आल्सो इन्वॉल्व. ये एक छोटा सा गैप है. ओके, लाइसेंस, permission granted by competent authority to exercise certain privilege. Without such authorization, the activity would have constituted as an illegal act. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर डेवलप किया. एक्रोबेट ने, एडोब एक्रोबेट, उसने पीडीएफ सॉफ्टवेयर डेवलप किया. तो वो डेवलप करने के बाद क्या करते हैं, दे गिव अस लाइसेंस एंड दे चार्ज अस फॉर दैट लाइसेंस. तो वो क्या परमानेंटली उन्होंने ट्रांसफर कर दिया क्या अपने को राइट? नहीं, दे हैव गिवन अस लाइसेंस टू यूज दैट सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर पीरियड. सो लेट्स से यू बॉट द लाइसेंस फॉर 1 ईयर, तो आपको 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने को मिलेगा. 1 साल खत्म हुआ, यू कैन नॉट यूज इट. करेक्ट, या आपने मंथली बेसिस पे एडोब एक्रोबेट का सब्सक्रिप्शन लिया, तो यू कैन ओनली यूज बोन दैट पर्टिकुलर मंथ. अगले महीने आपने नहीं चुकाए पैसे, ऑटोमेटिक वो आपका एक्रोबेट, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है,
वो काम करना बंद कर दिया। तो ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं करते ये लोग, राइट। ये लोग आपको लाइसेंस देते हैं टू यूज इट, और अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है एंड इफ यू आर यूजिंग इट, इट इज इलीगल। उसी के लिए तो उन्होंने मेहनत की, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पैसा दिया है, करेक्ट, मार्केटिंग करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली कंट्रोल मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑफ द वर्ल्ड। जहां जहां विंडो, उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंची जाती है। अगर आपने पायरेटेड वर्जन लिया है तो बार बार आपको पॉपअप आएगा कि दिस इज नॉट करेक्ट वर्जन, दिस इज पायरेटेड वर्जन, मतलब कुछ इस तरह का पॉपअप वो भेजते रहते हैं। ओके। रेंटल, वेरी सिंपल, हम लोग डेली बेसिस पे भी ये वर्ड यूज करते हैं। ऑफिस रेंट पे लेना, फ्लैट रेंट पे लेना, करेक्ट। तो पीरियोडिकल पेमेंट फॉर यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, ऑफिस ऑन रेंट। लीज, it is a contract by which an owner gives to some other person a right to use the goods for a specified period in lieu of specified payment। आप लोगों ने अकाउंट्स में फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज तो पढ़ा होगा। अभी जो अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कोरोना वायरस के अंदर कि लग्जमबर्ग के बराबर गवर्नमेंट ने एक लैंड का पार्सल तैयार किया या तैयार कर रही है। क्यों? टू अट्रैक्ट द एमएनसीज कंपनी who would like to move from China to India। तो ये लैंड क्या सेल की जाती है? नॉर्मली नहीं। गवर्नमेंट डेवलप द इंडस्ट्रियल प्लॉट एंड दे गिव ऑन लॉन्ग टर्म लीज लाइक 99 ईयर्स, 50 ईयर्स, और उसके बदले में वो क्या करते हैं? लीज रेंटल्स लेते हैं। और आप लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर देखा होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये जो लीज पे इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। सो लीज इज बेसिकली right to use the goods for a specified period in lieu of specified payment। okay। disposal, डेली बेसिस पे हम लोग ये टर्म काफी बार यूज करते हैं, जैसे यार ये डिस्पोज ऑफ कर दे। इसका मतलब क्या है कि जो वो आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो वो गुड्स इतना काम का नहीं है आपके लिए, आपके दिमाग में उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, अगर वैल्यू है भी तो मतलब नाम मात्र की है, which है ना, dispose of this boss। so it means in your mind it is fixed that इसकी वैल्यू कुछ है नहीं खास, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोजल इज एन एक्शन और प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ समथिंग। न्यूज़पेपर आप सेल करते हो, और न्यूज़पेपर। स्क्रैप क्या करते हो? सेल। ओके। So ABC Limited, a company engaged in manufacturing furniture, removes wooden scrap generated in process of manufacturing furniture to another company where it is used for feeding the furnace for a very nominal value. It shall be treated as supply by XYZ Limited to attract GST। Remember very nominal value, जैसा मैंने आपको बताया दिमाग में आपके फिक्स हो गया कि ये इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू होगी तो आप उसको बोलोगे सेल कर बस, और अगर वैल्यू आपकी नज़र में उसकी काफ़ी कम है तो आप क्या बोलोगे? डिस्पोज ऑफ। ठीक है। तो ये 8 टर्म यूज किए गए हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब ये 8 टर्म समझ में आ गए होंगे। लेट जंप बैक टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। तो सारी डेफिनेशंस हमने समझ ली, टर्म भी आपने समझ लिया। अब वापस पढ़ते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सच एज, अब ऊपर तो मैंने आपको बताया ये इंक्लूसिव प्रोविजन है, यहां उन्होंने सच एज और यूज किया और मैंने हाईलाइट भी किया। सच एज मीन्स आल्सो, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। जो हमने 8 टर्म अभी समझे, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर कोई टैक्स पेयर who is smart enough and innovate 9th term, it can be supplied, depends on the nature of transaction। क्योंकि
जो टैक्स पेयर है या सीए भी उनकी हेल्प करता है लूप होल ढूंढने में, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि भाई गवर्नमेंट को इतना भी अपन को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए व्हेन इट कम टू टैक्स। तो पहली बात, उन्होंने जो स्कोप ऑफ सप्लाई है वो इंक्लूसिव प्रोविजन रखा। तो इंक्लूसिव प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था पहले कि बॉस इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्लोज ए के अंदर सच एज वर्ड यूज किया, विच यू कैन से आइडेंटिकल टू यूजिंग इंक्लूस वर्ड। सच एज मतलब एग्जाम्पल्स, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। इसके अलावा कोई ने लूप होल ढूंढ के 9 टर्म भी यूज कर मतलब इजाद किया और बोला कि भाई ये तो सप्लाई में कवर ही नहीं है तो जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी बॉस मैंने तो 8 टर्म का एग्जाम्पल दिया था, मैंने तो जो टर्म यूज किए हैं क्लोज ए के अंदर ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ये तो एग्जाम्पल है। तेरा ये वाला ट्रांजेक्शन भी कवर होगा, यू हैव टू पे द जीएसटी। ठीक है, सो अगेन यू कैन से इंक्लूसिव प्रोविजन। रिमेंबर देयर इज आल्सो केस लो, सुप्रीम कोर्ट केस लो, सीआईटी वर्सेस ताजमहल होटल 1971 का केस लो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि ये जब इंक्लूड या सच एज वर्ड यूज किया जाए तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ आता है और उसका नेचर रहता है, देन इट कैन बी कवर्ड। टुडेज केस लो आल्सो सीआईटी वर्सेस ताजमहल होटल, बेसिकली इनकम टैक्स का केस लो है। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। अब सच एज भी आपने समझ लिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, all forms such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. So goods या services या दोनों हो, all forms are covered. The transaction may be sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made, made or agreed to be made, agreed to be made का मतलब for a consideration, agreed to be made for a consideration यानी कि मान लीजिए एडवांस में पेमेंट आया तो वो भी सप्लाई के अंदर कवर है। एडवांस पेमेंट इज आल्सो कवर्ड इन सप्लाई, क्योंकि एडवांस पेमेंट मिलेगा उसके बाद में आप सप्लाई करोगे। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन। अब पर्सन की डेफिनेशन में तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बोला था सबको ही शामिल है। ओके, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स we discussed already in chapter 1 advancement of business, like you do marketing activity, advertisement activities. Okay, so all forms of supply of goods or services of both, the transaction may be sell transaction or transfer or barter or exchange or license, rental, lease, including disposal. Okay, agreed to be made for a consideration, first condition, by a person in the course or furtherance of business, second condition। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भैया गुड्स या सर्विसेज या दोनों है, उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल का है। ओके, कंसिडरेशन है क्या, यस कंसिडरेशन है। बिजनेस के लिए है क्या, यस सर बिजनेस के लिए। ओके, ऑब्वियसली पर्सन ही करेगा ये, तो इसलिए मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। गुड्स या सर्विसेज या दोनों होनी चाहिए। एक जो टर्म यूज किया उसमें से एक होना चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए और चौथा क्या होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आपने एक बार देख लिया कि गुड्स है या सर्विसेज है या दोनों है, एक टर्म में से एक ट्रांजेक्शन है, जैसे सेल का ट्रांजेक्शन है या
बार्टर का ट्रांजेक्शन है, एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आपको यह देखना है कंसिडरेशन इज देयर और नॉट, एंड वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, इट इज सप्लाई, इट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस होना जरूरी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई। कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे कि भैया ये गुड्स का ट्रांजेक्शन है या सर्विसेज का या दोनों का है, क्या ये सेल का ट्रांजेक्शन है, सेकंड स्टेप सेल का ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर है, क्या है ये, डिस्पोजल है, तीसरा कंसिडरेशन है क्या, और चौथा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। और लास्ट टू के कंडीशंस आपको याद रखने हैं कि दोनों, अगर पहला और दूसरा स्टेप हो गया, उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, गुड्स या सर्विसेज दोनों है, ट्रांजेक्शन सेल्स का है या लीज का है, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट। अब आपको देखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। दोनों कंडीशंस कौन सी, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई then it is supply. Now let's take examples related to section 7 subsection 1 clause A. So let's assume that I am the dealer of mobile phone. You would like to buy mobile phone, so you come to my shop and finalize one mobile. Price of that mobile is 10,000 rupees. So what we need to do, हमको देखना सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए के हिसाब से सबसे पहले मोबाइल फोन इज गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, यस मोबाइल फोन इज गुड्स। वेदर द ट्रांजेक्शन आई एम सेलिंग मोबाइल टू यू, ओके, सो दिस इज सेल ट्रांजेक्शन covered. Then consideration is there, yes you are going to pay me 10,000 rupees, correct, so consideration is there. Here important point is consideration must be there. It is irrelevant whether the consideration is sufficient or not. हो सकता है उस मोबाइल की प्राइस 10,000 है, लेकिन आई एम गोइंग टू सेल यू दैट मोबाइल फोन फॉर नॉमिनल वैल्यू लेट्स से ₹1। ये मैटर करता है, नहीं मैटर करता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, it just talk about consideration. Whether consideration is sufficient or not, that is irrelevant. Okay, so that is going to be irrelevant. Consideration है, yes. Person, obviously yes. Whether it is in the course of furtherance of business, yes, I am dealer of mobile phone, this is my business, so yes. So whether it is supply according to section 7 subsection 1 clause A, yes. It is subject to GST, yes. तो हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखना हम लोग को। और आपको खास तौर पे याद रखना है गुड्स है, सेल का ट्रांजेक्शन है, बाई पर्सन ही होगा। बाद में ये दो कंडीशन जो हमेशा याद रखिए, दो कंडीशन, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल 1, मिस्टर ए बाई ए कार फॉर इज पर्सनल यूज एंड आफ्टर ए ईयर sells it to a car dealer. Sale of car by Mr. A to car dealer is not a supply under CGST Act because supply is not made by Mr. A in the course or furtherance of business. Mr. A buy a car for his personal use and after a year sell his car to a car dealer. अब कार obviously goods, सेल का ट्रांजेक्शन है ही है, कंसिडरेशन भी है बिकॉज मिस्टर ए इज सेलिंग फॉर कंसिडरेशन, पर्सन ऑब्वियसली है, बट दिस इज मिस्टर ए बिजनेस, द आंसर इज नो। तो जो दो कंडीशंस हमने खास तौर पे बोला, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके, इंग्रेडिएंट ये सब होना चाहिए,
लेकिन आपको खास तौर पे दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। तो कंसिडरेशन तो है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? वेदर दिस इज बिजनेस ऑफ मिस्टर ए, द आंसर इज नो, सो इट इज नॉट सप्लाई, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। मिस्टर ए ने कार बाई की पर्सनल यूज के लिए और डीलर को सेल कर दी आफ्टर ए ईयर। अब इसको थोड़ा ट्विस्ट करके बोलते हैं मिस्टर ए बाय दिस कार फॉर बिजनेस पर्पज and sell this car after a year to car dealer। फिर क्या ये सप्लाई होगा? कंसिडरेशन है। एंड व्हेन मिस्टर ए बाई ए कार फॉर बिजनेस पर्पज एंड सेल इट आफ्टर ए ईयर, ऑब्वियसली बिजनेस इज देयर, सो नाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंसिडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो ये सप्लाई है। तो अगर मिस्टर ए पर्सनल यूज के लिए खरीदता और बाद में 1 साल बाद बेचता तो सप्लाई नहीं है, बिकॉज बिजनेस एलिमेंट इज मिसिंग। बट इफ मिस्टर ए इज बाइंग फॉर बिजनेस पर्पज एंड सेलिंग द सेम कार आफ्टर ए ईयर, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है। इसके अलावा चलिए इसका इसी एग्जांपल को एक और ट्विस्ट करते हैं। मिस्टर ए ने कार डीलर को बेचा। मिस्टर ए बॉट कार फॉर पर्सनल यूज, सोल्ड द कार आफ्टर ए ईयर टू कार डीलर। अब कार डीलर क्या करेगा? आगे सप्लाई करेगा, आगे सेल करेगा ना। कार डीलर खुद अपने लिए नहीं ले रहा है। तो मिस्टर ए ने नई कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, 1 साल के बाद उसको कार डीलर को बेच दी। कार डीलर ने क्या किया? मिस्टर बी को बेच दी। अब मिस्टर ए ने क्योंकि पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी और डीलर को बेची, तो वो सप्लाई नहीं है, बिकॉज बिजनेस एलिमेंट इज मिसिंग। लेकिन जो ये कार डीलर है, वो जब वो मिस्टर बी को बेचेगा तो कार डीलर का ये बिजनेस है। अनदर ट्रांजेक्शन, कार डीलर का ये बिजनेस है। व्हेन कार डीलर इज गोइंग टू सेल टू मिस्टर बी, देन इट बिकम सप्लाई, क्योंकि कार डीलर इज गोइंग टू चार्ज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी देयर, प्लस it is in the course of furtherance of business or not, obviously। तो जब कार डीलर मिस्टर बी को सेल करेगा तो वो सप्लाई होगा। तो हमेशा आपको ये दो कंडीशंस देखनी है, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, ट्रांजेक्शन सेल या इसका होना चाहिए, सेल एक्सचेंज बार्टर। ओके, उसके अलावा हमेशा आपको दो कंडीशन देखनी है। सीधा जंप करना, कंसिडरेशन यस, यस और नो, in the course of furtherance of business, yes or no। okay, example 2, Mrs. A sold her old gold bangles and earrings to ABC jewelers। old gold bangles and earrings goods, ट्रांजेक्शन किसका है? सेल्स का ट्रांजेक्शन है। कंसिडरेशन है, ऑब्वियसली है। पर्सन यस, बट वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नो। Let's assume that Mrs. A is housewife or working somewhere। Okay, so it is not in the course of furtherance of business, so it is not supply, then it is not supply। But let's use the example। Mrs. A ने ABC ज्वेलर्स को सेल किया, जो ये ओल्ड गोल्ड बैंगल्स या ईयर रिंग्स है, और एबीसी ज्वेलर्स ने इसको फर्दर सेल कर दिया मेरे को। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एबीसी ज्वेलर्स मेरे को जो सेल कर रहा है, वेदर इट इज सप्लाई। तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ऑल गोल्ड बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स गुड्स, सेल का ट्रांजेक्शन है, एबीसी ज्वेलर्स इज सेलिंग इट टू मी। Consideration obviously there, person yes, now this is ABC Jewelers business, so whether it is in the course of furtherance of business, the answer is yes, it is supply। तो जब मिसेज ए सेल कर रही है एबीसी ज्वेलर्स को और क्वेश्चन पूछता है कि ये सप्लाई है क्या, तो नहीं है, आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर एबीसी ज्वेलर्स मेरे को सेल कर रहा है, एबीसी ज्वेलर्स इज डीलिंग इन ऑल ज्वेलरी,
तो ये उसका बिजनेस है, देन इट इज सप्लाई। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। ओके, मान लीजिए दो ट्रांजेक्शन दिए हैं और आपको क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ठीक है। एग्जाम्पल 3, सलमान, ए फेमस एक्टर, paints some paintings and sell them. The consideration from such sale is to be donated to charitable trust, kind women. सलमान खान फेमस है, ओके, ही इज आल्सो पेंटर। तो उसने पेंट किया और उस पेंटिंग को सेल करके ही डोनेटेड दैट मनी टू ए ट्रस्ट, एनजीओ। अब क्वेश्चन ये आता है वेदर इट इज सप्लाई। पेंटिंग, यस इट इज गुड्स। अब सेल का ट्रांजेक्शन है बिकॉज ही इज सेलिंग। कंसिडरेशन है, यस है। पर्सन, यस। बट वेदर दिस इज सलमान खान बिजनेस, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। दिस इज द क्वेश्चन मार्क बिकॉज सलमान खान प्रोफेशन इज एक्टिंग, करेक्ट। नाउ लेट जम्प बैक टू बिजनेस डेफिनेशन। Clause 17 of Section 2 of CGST Act 2017, business includes subclause A, any trade, commerce, manufacture, profession. So we know Salman Khan profession is acting. Vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit. So Salman Khan एक पेंटिंग बनाता है। Obviously the objective is not profit or money because he is going to donate that. But whether this is covered under the business definition, because we need to see whether it is in the course of furtherance of business or not. Vocation, vocation, सलमान खान की हॉबी है ये, it become business. It is subject to GST. Why? Because it is supply. Because it is in the course of furtherance of business. अब क्वेश्चन आता है सर वो तो डोनेट करने वाला है। So there are two transactions here. Salman Khan is selling painting and getting the money. Then that money he is giving to NGO or trust. तो दूसरा ट्रांजेक्शन है। मनी का वो क्या करे हमको कोई मतलब नहीं है। He got the consideration. वो कंसिडरेशन मिलने के बाद मनी को किसी को दान करे, कुछ भी करे, उससे हम लोग को क्या मतलब। बट ही सोल्ड द पेंटिंग। So there are two transactions. He sold the painting, collected the money, consideration and gave it to NGO. But that is separate transaction. We have nothing to do with that. Consideration है ना, it is in the course of furtherance of business है ना, it is supply subject to GST. Okay. Example 4. ABC Limited is engaged in the business of transmission of power across the Maharashtra. Transmission of power is carried out through the networks of transmission lines and substation constructed by ABC Limited. It has a market share of 50%. So this is जो ट्रांसमिशन वो कर रहा है वो एबीसी लिमिटेड के लिए क्या है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू इंक्रीज मार्केट शेयर फ्रॉम 50% to 60%. इट कैन बी ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक रूट। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे आप मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, क्यों करते हो, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, करेक्ट। यहाँ एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड लेट्स से स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू ग्रो द मार्केट शेयर। तो ये क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, so this is section 7 subsection 1 clause E.
तो सप्लाई के अंदर यही शामिल है कि और कुछ भी सप्लाई के अंदर शामिल है? So now let's jump to clause B of section 7 subsection 1. Import of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. तो हमने क्लोज ए के अंदर क्या देखा? मैंने आपको क्या बोला? आपको दो चीजें याद रखनी है, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले सेकंड वाले को बाहर निकाल देते हैं। अगर इन दो में से एक को बाहर निकाले तो अगर मान लीजिए कंसिडरेशन है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसका कोई एक्सेप्शन है? यस। क्लोज बी ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और कंसिडरेशन है, इवन दो इफ इट इज इन नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज सप्लाई। तो पहला एक्सेप्शन इसका। तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था? कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने दूसरी वाली कंडीशन को एक बार बाहर निकाल दी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब उसका एक्सेप्शन ये है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विसेज पेइंग कंसिडरेशन but it may not be in the course of furtherance of business. If it is in the course of furtherance of business, obviously supply. Even though if it is not in the course of furtherance of business, it is supply. Import of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business is supply. तो बिजनेस एलिमेंट मिसिंग है, कंसिडरेशन पे किया गया, लेकिन याद रखना केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन पे किया गया, बिजनेस एलिमेंट मिसिंग है, इवन दो इट इज सप्लाई अकॉर्डिंग टू क्लोज बी ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। आप लोग फेसबुक यूज करते हो ना, इंस्टाग्राम यूज करते हो, लिंक्डइन यूज करते हो। आजकल तो बाइकाट का वो चल रहा है जो चाइनीज ऐप है उसके लिए कि बॉस यू शुड नॉट यूज इट, तो वो भी नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे जूम मीटिंग, अभी कोरोना वायरस में तो जो प्रोफेशनल है दे आर यूजिंग मोस्टली जूम मीटिंग, इंक्लूडिंग स्कूल टीचर दे आर आल्सो यूजिंग। अब जूम मीटिंग का जो सर्वर है जूम का, वो कहाँ है? चाइना के अंदर है प्रोबेबली, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। या फेसबुक ये सब जो आप यूज करते हो वो भी कहाँ है? आउटसाइड इंडिया, करेक्ट? सो इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बट वेदर यू आर पेइंग कंसिडरेशन, द आंसर इज नो। वेदर यू आर पेइंग कंसिडरेशन, द आंसर इज नो। वेदर इट इज योर बिजनेस, द आंसर इज नो। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये सप्लाई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कल फेसबुक वाला, कल ओके टुमारो लेट्स से फेसबुक से यू नीड टू पे टोकन अमाउंट ऑफ 1 रुपीज फॉर होल ईयर टू यूज फेसबुक, देन कंसिडरेशन इज देयर। आप बोलोगे सर टोकन अमाउंट ले रहा है 1 रुपये, कंसिडरेशन है ना। मैंने आपको क्या बोला? कहाँ लिखा कि सफिशिएंट कंसिडरेशन होना चाहिए? कंसिडरेशन इज देयर, 1 रुपीज इज आल्सो कंसिडरेशन। सो यू आर यूजिंग फेसबुक, okay, it is not your business, you are using for your entertainment, to connect with your friends. Import of services, you paid consideration 1 rupees, it is not in the course of furtherance of business, but it is supply subject to GST, because import of services, consideration is there, whether business is there or not, it become irrelevant. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में अगर कंसिडरेशन आपने पे किया है तो हो सकता है ये आपका बिजनेस नहीं हो, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट इवन दो इट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। अनदर एग्जांपल, मुकेश अंबानी गोवा के अंदर हॉलीडे होम बनाना चाहता है, एंड ही डिसाइड दैट दिस हॉलीडे होम इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू फ्रेंच आर्किटेक्चर। तो उसके लिए वो एक फ्रेंच बंदे को हायर करता है, ओके। फ्रेंच आर्किटेक्ट बेसिकली डिजाइन द होम एंड चार्ज लेट्स से 2 लाख यूरो। अब जो ये मुकेश अंबानी हॉलीडे होम बना रहा है, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, करेक्ट? मुकेश अंबानी इज इंपोर्टिंग द सर्विसेज
of architect, correct? Paying a consideration 2 lakh euro. So it is supplied subject to GST. So even though it is not in the course of furtherance of business, but Mukesh Ambani is importing the services, paying the consideration 2 lakh euro, it is supply subject to GST. तो अगर कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, देन इट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी. अब जो दो कंडीशंस थी उसमें हमने क्या किया था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बाहर निकाल दिया. अब अगर मान लीजिए कंसिडरेशन नहीं है तो उसका कोई एक्सेप्शन है क्या? यस. सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन. तो शेड्यूल 1 के अंदर जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो सप्लाई होगी, प्रीवियसली जो सर्विस टैक्स लॉ था जिसमें टैक्सेबल इवेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज था, उसके अंदर स्पेशल एम्फासिस दिया गया था कंसिडरेशन को. सो इन केस ऑफ फ्री प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स. बट इन जीएसटी if consideration is not there and particular activity is listed in schedule 1, then it is supply subject to GST. तो शेड्यूल 1 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज लिस्टेड है, तो अगर उसमें से एक एक्टिविटी है देन इट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो क्लोज ए बी सी के हिसाब से हमने ये फाइनलाइज कर दिया कि ये सप्लाई है. उसके बाद हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2. तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए बी सी के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि ये सप्लाई है. Then what we need to do according to section 7 subsection 1A, we need to classify that supply between supply of goods or supply of services according to schedule 2. तो according to schedule 2 हमको ये determine करना पड़ेगा कि whether such supply is supply of goods or supply of services. Why we need to determine this? Because there are separate provision for place of supply and time of supply in case of supply of goods or supply of services. बाकी सब तो सेम है प्रोविजन, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अलग अलग है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई whether such supply is supply of goods or supply of services. Remember I said to you, goods tangible in nature, you can touch and feel, बट सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर, डायनेमिक. आप सर्विसेज को टच एंड फील नहीं कर सकते. आई एम डिलीवरिंग यू लेक्चर, कैन यू टच एंड फील? नो. ओके. तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है. रिमेंबर फर्स्ट यू नीड टू सी वेदर इट इज सप्लाई और नॉट. If it is supply, then only you are going to jump to section 7 subsection 1A. अगर सप्लाई नहीं है तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A का कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट. देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, it start with notwithstanding. कोई भी प्रोविजन में अगर notwithstanding लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू ओवर रूल और प्रिवेल ओवर दैट पर्टिकुलर सेक्शन. तो यहां किसका रेफरेंस दिया है? इन सब सेक्शन 1. सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 से notwithstanding anything contained in subsection 1. So basically section 7 subsection 2 is going to prevail over subsection 1 of section 7. Remember notwithstanding अगर किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज द सच सबसेक्शन और सेक्शन इज गोइंग टू ओवर रूल और प्रिवेल ओवर. ओके.
सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो जो भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई है इन शेड्यूल 3, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आपने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर डिटरमाइन किया कि ये सप्लाई है, उसके बाद आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के हिसाब से क्लासीफाई भी करते हो कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है भैया ठीक है, तूने बोला ये सप्लाई है, तूने क्लासीफाई भी कर लिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन बॉस इफ दिस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इज लिस्टेड इन शेड्यूल 3 then it is neither supply of goods nor a supply of services. I am going to overrule. तुम लोग बोलते हो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से कि ये सप्लाई है, लेकिन I am going to overrule. I say it is neither supply of goods nor supply of services because such activity or transaction is listed in schedule 3. तो आपको क्या करना है, आपने सप्लाई डिटरमाइन कर ली, उसके बाद आप क्लासीफाई भी कर लिया आपने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के हिसाब से। फिर आपको देखना है कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर तो ये लिस्टेड नहीं है। शेड्यूल 3 क्या है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सो बेसिकली नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी किसके ऊपर है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही नहीं है तो फिर जीएसटी कैसे लगेगा, करेक्ट। Section 7 subsection 2 clause B, such activities or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council. Remember business definition, clause 17 of section 2 of CGST Act 2017, sub clause I, any activity or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities. तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये बिजनेस है, करेक्ट। इट इज इंक्लूडेड इन बिजनेस डेफिनेशन, सो इट इज बिजनेस। इधर गवर्नमेंट क्या बोलती है, ओके इट इज बिजनेस, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 बिकॉज इट इज बिजनेस, सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। Section 7 subsection 2 clause B basically empower government that such activities or transaction undertaken by the central government or state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified. So government is going to notified by the government on the recommendation of the council. Council कौन, GST council. Always remember council means GST council. GST council is going to recommend and government is going to notify. So basically section 7 subsection 2 clause B empower government to notify such activities or transaction neither supply of goods nor supply of services. And if it is neither supply of goods nor supply of services, then obviously not subject to GST. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से देखना है कि वेदर सप्लाई है कि नहीं है। सबसे पहले आप क्लोज ए देखोगे कि कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दोनों है, यस इट इज सप्लाई। अगर दोनों में एक मिसिंग है, मान लीजिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, सो यू आर गोइंग टू जंप टू क्लोज बी। क्लोज बी के अंदर देखोगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो नहीं है फॉर कंसिडरेशन, इफ यस देन इट इज सप्लाई। मान लीजिए कंसिडरेशन मिसिंग है, देन यू आर गोइंग टू जंप टू क्लोज सी एंड यू आर गोइंग टू सी वेदर इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आपने फाइनलाइज कर दिया कि ये सप्लाई है। फिर आप क्या करोगे, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के हिसाब से क्लासीफाई करोगे वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर जंप करके देखोगे कल में यह जो सप्लाई में ट्रीट कर रहा हूं, ओके आई finalize that it is supply whether it is listed in schedule 3. If it is listed in schedule 3 then it is neither supply of goods nor supply of services. अगर schedule 3 के अंदर नहीं है तो whether government has notified, okay,
whether government has notified on the recommendation of the council, then also it is neither supply of goods nor supply of services. And if it is neither supply of goods nor supply of services, then obviously not subject to GST. तो आपको ये स्टेप अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. ओके, अभी केवल मैं आपको सेक्शन 7 समझा रहा हूं. अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ नोटिफाई किया है क्या? क्योंकि शेड्यूल 3 में तो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन लिस्टेड है. सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी बेसिकली एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू नोटिफाई. तो गवर्नमेंट नोटिफाई किया है क्या? यस, किया. देखते हैं क्या नोटिफाई किया. तो नोटिफिकेशन नंबर 14 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017. अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी एम्पावर द गवर्नमेंट. तो देखिए ये नोटिफिकेशन क्या लिखता है. इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2. क्योंकि सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 एम्पावर द गवर्नमेंट क्लोज बी, तो इसलिए ऐसे स्टार्ट हो रहा है. इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies that the following activities or transaction undertaken by the central government or state government or union territories or any local authority in which they are engaged as public authorities shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. Namely, ये तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी. अब उन्होंने नोटिफाई क्या किया है? सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन एंट्रस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल 243G of the constitution or to a municipality under article 243W of the constitution. तो म्युनिसिपलिटी साफ सफाई का काम करती है. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया. इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सो ऑब्वियसली नॉट सब्जेक्ट टू GST. तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज भी एम्पावर कर रहा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने वो पावर यूज किया और ये नोटिफाई किया. रिमेंबर, इंटरलिंक दिस विथ सब क्लोज आई ऑफ क्लोज 17 ऑफ GST एक्ट 2017 बिजनेस डेफिनेशन. बिकॉज दिस इज बिजनेस, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस की डेफिनेशन में तो सब कुछ शामिल कर दिया. एज आई सेड अर्लियर, रिमेंबर, इसका इज द लिमिट. बिजनेस डेफिनेशन इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, फिर इन्होंने क्या किया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर पावर लिया कि पहली बात तो ये बिजनेस है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डेफिनेशन. देन सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बेसिकली एम्पावर देम टू नोटिफाई इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो उन्होंने वो पावर यूज करके दे नोटिफाइड दिस services by way of any activity in relation to a function entrusted to a business under article 243G of the constitution or to a municipality under article 243W of the constitution. So this is basically neither supply of goods nor supply of services, not subject to GST. लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बिजनेस है क्या, yes it is business, but because government has notified this according to section 7 subsection 2, neither supply of goods nor supply of services, that's why it is not subject to GST, but it is business. तो मैं तो ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछूं कि ये बिजनेस है क्या? ऑब्वियसली बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल है. लेकिन इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. व्हाई? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नोटिफाइंग दिस एज सच, एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली एम्पावर्ड बाय सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी. इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और नोटिफाई किया है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और बाय वाट एवर नेम इट इज कॉल्ड. तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, रिमेंबर इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था. इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉट सब्जेक्ट टू GST. अब जो अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसका स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है. उस लाइसेंस देने के लिए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी, और हो सकता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको दूसरे नाम से पुकारती हो. तो जो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस फी लेती है फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस
ऑफ अल्कोहलिक लिकर, या फिर एप्लीकेशन फी या दूसरी फी जो लेती है, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्रीवियसली सर्विस टैक्स के अंदर ये टैक्सेबल था ये ट्रांजेक्शन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस फी के रूप में जो पैसे लेती थी दैट वाज सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। लेकिन यहाँ जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट लाइसेंस फी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस ऑफ अल्कोहलिक लिकर, चाहे वो लाइसेंस फी के नाम से ले या एप्लीकेशन फी या किसी और फी के नाम से, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सो ऑब्वियसली नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो ये इनके बीच में आप बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा मैंने बोला प्रीवियसली सर्विस टैक्स के अंदर ये टैक्सेबल था, लेकिन जीएसटी के अंदर इन्होंने नोटिफाई किया है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब जो ये सर्कुलर है अबाउट रिवर्स चार्ज, सब ये आपको चैप्टर 3 करने के बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट दिस, बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट 2 services are notified by the government according to section 7 subsection 2 clause B, which are neither supply of goods nor supply of services. One is services by way of any activity in relation to a function entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution or to a municipality under article 243W of the constitution, and second one is service by way of grant of alcoholic liquor license, because this is state subject against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name it called, okay। तो ये 2 सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो भी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं 2000 एनीवे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके अलावा ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई 2 सर्विसेज की है विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो आपको याद रखना क्लोज ए इज बेसिकली अबाउट शेड्यूल 3 एंड क्लोज बी बेसिकली एम्पावर द गवर्नमेंट, एंड यूजिंग दिस पावर गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 2 सर्विसेज जो अभी हमने डिस्कस की, करेक्ट। एक तो पंचायत म्युनिसिपैलिटी, दूसरा कौन सा था, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ओके। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 कंप्लीट। नाउ सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 अगेन एम्पावरिंग द गवर्नमेंट। अब ये किस बारे में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1A and 2, the government may on the recommendation of the council specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods and not as a supply of services, or a supply of services and not as a supply of goods. So basically section 7 subsection 3 empower the government। अब इसमें क्या लिखा है, subject to the provisions of subsection 1A and 2। So this section 7 subsection 3 is not going to overrule or prevail over subsection 1A and 2। Remember it is written subject to, तो आपको ध्यान रखना है इन subsections का। So government can notify that any particular transaction is going to be treated as supply of goods not as a supply of services, or it is going to be treated as supply of services not as a supply of goods। अभी तक गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है। So before jumping to schedule 1, schedule 2, schedule 3 discussion, let first recap section 7 quickly। Section 7 subsection 1, remember scope of supply inclusive provision। Section 7 subsection 1 clause A, all forms of supply of goods और services of both। सबसे पहले आपको देखना goods और services है कि नहीं है, उसके बाद whether it is sale, transfer, barter, exchange, license, lease or disposal, then whether consideration is there or not, person, and whether it is in the course of furtherance of business। और मान लीजिए whether it is not in the course of furtherance of business, then you need to jump to clause B and you need to see whether it is import of services and consideration is being paid, तो clause B के हिसाब से वो सप्लाई हो जाएगा।
अब मान लीजिए कंसिडरेशन नहीं है, देन यू नीड टू जंप टू क्लोज सी ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. यू नीड टू सी शेड्यूल 1 जिसमें 4 एक्टिविटीज लिस्टेड है कि उसके अंदर ये लिस्ट है क्या. अगर है देन इट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए बी सी के हिसाब से डिसाइड करोगे कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट. वंस you finalize it is supply, you are going to jump to section 7 subsection 1a and you are going to classify such supply between supply of goods or supply of services. उसके बाद you are going to jump to section 7 subsection 2. According to clause A, you need to see schedule 3. In schedule 3, activities or transactions are there which is listed as neither supply of goods nor supply of services. Then अगर if it is listed in schedule 3, then obviously such activities or transaction is not a supply. Okay, not subject to GST. क्लोज बी के हिसाब से बेसिकली गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इशू नोटिफिकेशन related to any activities or transaction undertaken by the central government, state government, local authority on in which they are engaged as public authority. They can notify that these are the transaction are going to be neither supply of goods nor supply of services. और गवर्नमेंट ने इशू किए हैं 2 नोटिफिकेशन. पहला तो पंचायत म्यूनसिपलिटी के बारे में और दूसरा वाला स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटिंग लीगल लाइसेंस एंड कलेक्टिंग लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और एनी अदर फी. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 बेसिकली एम्पावर द गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी ट्रांजेक्शन which need to be treated as supply of goods, not as a supply of services, or supply of services, not as a supply of goods. Now our next topic is schedule 1, but before that let's take a short break. Thank you very much. Bye bye.